बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 जो कि लास्ट यूनिट है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स। ठीक है, हम रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने केमिकल रिएक्शंस देखे कि कैसे रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते हैं और एज अ रिजल्ट हमें प्रोडक्ट बनता है। वो प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी, अब हम क्या देख रहे हैं? हम मेटल्स के बारे में देख रहे हैं। मेटल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 80s के नंबर के करीब जो है जो एलिमेंट्स है वो सारे मेटल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, और अगर सारे एलिमेंट्स का हम परसेंटेज निकालें, मेटल्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस दुनिया में हर चीज़ में उनका कोई ना कोई रोल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अराउंड 80s अगर नंबर के हिसाब से देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्लासिफाइड है एज मेटल्स। और अगर हम परसेंटेज देखें तो तकरीबन 75% जो एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है मेटल्स के। नंबर्स में आप देखोगे तो 80-85 के करीब, और अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 75% एलिमेंट्स जो है जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड है, यानी हमारे पास वो जो है वो क्या है, मेटल्स काउंट होते हैं, एज अ मेटल क्लासिफाई होते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वो रिलेटेड है रिएक्टिविटी से। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी से, तो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी देखते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे होती है। रिएक्टिविटी को अगर देखें तो मेटल्स मिक्स बिहेवियर शो करती हैं, यानी कोई एक ट्रेंड नहीं शो करती, बल्कि उसके जो ट्रेंड्स है वो चेंज होते रहते हैं। उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। तो कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि मेटल्स रिएक्टिव है, या हम ये कह सकें कि मेटल्स नॉन रिएक्टिव है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मिक्स बिहेवियर शो करती है, क्योंकि कुछ मेटल्स जो हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे अल्कली मेटल्स। और फिर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि इनर्ट होते हैं। इनर्ट तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? जो नोबल गैसेस है, जो लास्ट ग्रुप है, वो इनर्ट होते हैं ना, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। लेकिन मेटल्स में भी दो किस्म के मेटल्स हैं, जिनमें से कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो कि हम ग्रुप 1 के मेटल्स को कह रहे हैं। ग्रुप 1 जो है उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी उस ग्रुप में जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्टिव है। ठीक हो गया। और उसके अलावा कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है, सारे नहीं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि इनर्ट होते हैं, यानी जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं, जिनको रिएक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखती उनको। ठीक है, तो वो कौन से मेटल्स हैं? वो है गोल्ड और प्लैटिनियम जैसे मेटल्स, क्योंकि इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस के बिल्कुल करीब करीब होती है। ठीक है, वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल करीब करीब होती है, तो इसलिए इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये किसी और के साथ रिएक्ट करे। ठीक है जी, तो हम आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो मेटल्स के फीचर्स है, मेटल्स के जो कैरेक्टर्स है, जिनकी मदद से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जिससे हम उसको डिफाइन कर सके। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टर्स के थ्रू ही डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को डिफाइन नहीं किया जा सकता, डिस्क्राइब किया जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ की हमारे पास एक टू द पॉइंट डेफिनेशन हो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती है वो टू द पॉइंट बात में नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। तो ऐसे जो एलिमेंट्स, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, उनको उनके प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है जज किया जाता है, उनको पहचाना जाता है। ठीक है जी, तो ऐसा ही कुछ
किस्सा मेटल्स के साथ भी है। तो हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है कंडक्शन का। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और साथ ही साथ हीट के। ठीक है, मेटल्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि मेटल्स जो है वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और साथ ही साथ हीट के भी। इसीलिए तकरीबन सारे ही जो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, ठीक है, अप्लायंसेस जो हम लोग यूज करते हैं, उनमें क्या यूज होते हैं, उनमें मेटल्स यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि वो कंडक्शन ज्यादा अच्छे से कर सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं और वो जो है हीट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखो तो कॉपर वायर की आप एग्जांपल ले सकते हो। कॉपर वायर को यूजुअली बिजली के तारों में यूज किया जाता है। कॉपर क्या है हमारे पास, मेटल है, और उसको बिजली के तारों में यूज किया जाता है। तो किस वजह से यूज किया जाता है? उसके इसी कैरेक्टर की वजह से यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर मेटल होते हुए उसका ये कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर सके और हीट को भी आसानी से पास कर सके। तो क्लियर हो गई बात? ये हो गया इसका पहला कैरेक्टर। तो अब जब आपको कोई मटेरियल सामने नजर आएगा, अगर वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को, तो पॉसिबिलिटी है कि वो मेटल हो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल भी है और मेलिएबल भी है। अब ये जो कैरेक्टर है ये स्पेशली सिर्फ मेटल्स में ही है, सारे एलिमेंट्स में से। ठीक है, तो इस डक्टाइल का मतलब ये है कि ये जो है वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, इनको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके छोटे छोटे स्मॉल डायमीटर्स तक वायर बनाए जा सकते हैं। अभी हमने बात की थी कॉपर वायर की, तो कॉपर भी रॉ फॉर्म में वायर की शक्ल में नहीं होता, लेकिन कॉपर जो है उसको वायर बनाया जाता है। ठीक है, उसको वायर की शक्ल में ढाला जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो बगैर टूटे किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं। अगर वो वायर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये इसकी डक्टिलिटी है। ठीक है, डक्टाइल है। और अगर ये शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, मेलिएबल है। डक्टाइल और मेलिएबल का सिर्फ ये एक ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों का मतलब यही है कि उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। मेलिएबल मतलब पतली से पतली शीट भी बन सकती है इनकी, और डक्टाइल में हम इसको वायर्स के सेंस में देख लेते हैं। तो क्लियर हो गई बात? यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मेटल्स इतनी सॉफ्ट है कि वो किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं। उनके वायर्स भी बन सकते हैं, उनके पतले से पतले शीट्स भी बन सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? ये देखिए, ये हमारे पास कॉपर का रॉ फॉर्म है। ठीक है, इनिशियली, और फिर ये कौन सी फॉर्म है, जब उसका वायर बना दिया। तो आपको वायर नजर आ रहा है कि कितना पतला सा वायर है। ठीक है, और यही वायर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्ट्रस होते हैं। ये क्या मतलब है कि ये शाइनी होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, तो मेटल्स शाइनी होते हैं, शाइनी के लिए ही वर्ड लस्ट्रस यूज किया गया है। ठीक है जी, अच्छा, अगर मेटल्स में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे मतलब लस्ट्रस भी है, डक्टाइल भी है, मेलिएबल भी है, ठीक है, कंडक्टर भी है, अब तक यही प्रॉपर्टीज देखी ना हमने। ठीक है, डक्टाइल, मेलिएबल और लस्ट्रस भी है। अगर तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब वो कंपाउंड जो है वो मेटल, एज अ मेटल कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें से अगर वो
लस्ट्रस भी है, वो डक्टाइल भी है, मेलिएबल भी है, ठीक है, लेकिन वो कंडक्शन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास मेटल नहीं है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, लस्ट्रस की प्रॉपर्टी तो हमने डिस्कस कर दी कि अगर शाइनी है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो लस्ट्रस है, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और बात ये कर रहे हैं कि मेटल को मेटल कैटेगराइज करने के लिए ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, इन सब प्रॉपर्टीज का होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग हो तो इसका मतलब वो जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट या कंपाउंड है उसको हम एज अ मेटल कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल भी देखें कि प्लास्टिक जो होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मेलिएबल भी होते हैं। आप देखो प्लास्टिक के थैले बनते हैं, प्लास्टिक के बर्तन बनते हैं, प्लास्टिक की मशीनें बनती है, ठीक है, क्या कुछ नहीं बनता प्लास्टिक से, है ना, हर शेप में उनको डाला जा सकता है। तो इसका मतलब वो मेलिएबल और डक्टाइल है। प्लास्टिक के पाइप पे बनते हैं, है ना, ठीक है जी। अच्छा, और शायद कभी कभी ऐसा हो कि उन पे शाइन भी हो, ठीक है ना, कोई कोई ऐसा मटेरियल होता है जो प्लास्टिक का बना होता है लेकिन फिर भी उसकी सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है। तो इसका मतलब तीन प्रॉपर्टीज तो इसमें आ गई, डक्टाइल है, लस्ट्रस है, मेलिएबल है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है वो लैक कर रहे हैं, यानी उनमें वो एक प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि वो कंडक्शन नहीं कर सकते। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता। तो अगर ये एक प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब इन सारी प्रॉपर्टीज का होना कोई मायने नहीं रखता, उसको फिर भी हम मेटल नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये मेटल नहीं है। क्लियर हो गई बात। हमने क्या देखा, मेटल्स में हमने ये कहा कि उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, उनको डिस्क्राइब किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देखी वो कंडक्शन की थी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, यानी किसी भी शेप में डाले जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा कि जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, और उसके बाद हमने एंड में ये कह दिया कि इन सारी प्रॉपर्टीज का होना ज़रूरी है अगर कि कोई मेटल होना चाहता है, कोई मेटल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी लैक कर रही है, नहीं है उस मटेरियल में, तो इसका मतलब उसको हम मेटल हरगिज नहीं कहेंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं एक और कैरेक्टर पे मेटल्स के, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या चक्कर है यहाँ पे मेटल्स के साथ। मेटल्स के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी होती है, पहले तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना नेचर में, या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो टर्म है उसका मतलब है कि एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि ये ताकत रखता हो, ये हिम्मत रखता हो कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे दे, कब, रिएक्शन के दौरान, ठीक है। वैसे किसी को ज़रूरत नहीं होती, फ्री स्टेट में सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही रह रहे होते, लेकिन रिएक्शन के दौरान अगर किसी एलिमेंट में ये ताकत है, ये एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट को जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है दे दे, डोनेट कर दे, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो एलिमेंट डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो हम मेटल्स के बारे में ये कहते हैं कि मेटल्स भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, और जब इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो इसका मतलब उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की, तो ये साइन होते हैं इन पे
क्यों? क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उस पे चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बाय नेचर। अच्छा जी, अगर हम रिएक्टिविटी देखें एलिमेंट्स की तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या इन कैरेक्टर्स पे। ठीक है, किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर कितना है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर कितना है, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव है, या अगर रिएक्टिव है तो किस हद तक रिएक्टिव है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, और ये रिएक्टिविटी जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि रिएक्शन होता ही तभी है जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज हो या गेन हो या फिर शेयर हो एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसलिए जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तब नया कंपाउंड बनता है, तो तभी तो रिएक्शन होता है ना। अच्छा, तो जो एलिमेंट जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वही जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत। फिर हमने कहा कि जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों पे। इसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट रिएक्टिव है या नहीं है। ठीक है जी, तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तब भी वो रिएक्टिव है, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, तब भी वो रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी तब भी हमारे पास एलिमेंट रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तब भी हमारे पास एलिमेंट रिएक्टिव होगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो भी वो कोशिश करेगा कि भाई वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ठीक है, खुद को स्टेबल करने के लिए, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भी वो कोशिश करेगा कि वो किसी के इलेक्ट्रॉन्स ले ले और खुद को स्टेबल कर ले। तो इन दोनों केसेस में जितनी टेंडेंसी ज़्यादा होती जाएगी, ताकत ज़्यादा होती जाएगी लूज करने की या गेन करने की, उतना ही एलिमेंट हमारे पास रिएक्टिव होता जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं वो हम ये कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की सिर्फ बात कर रहे हैं मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कैरेक्टर को देखें मेटल्स के, तो ये डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होगा और अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात? ये हम क्या दिखा रहे हैं? अब उसका ट्रेंड दिखा रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज हो रहा है? अगर आप थर्ड चैप्टर को रिकॉल करो, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को, जिसमें हमने ट्रेंड्स देखे थे, तो तभी हमने कह दिया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? जैसे जैसे यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मेटल्स का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। मेटल्स का साइज या एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उससे आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं। तो जितना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच फासला ज़्यादा होता जाएगा, उतनी ही आसानी से कोई भी दूसरा एलिमेंट आके ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जितनी आसानी से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? और अगर हम इसको ग्रुप वाइज देखें तो आपको पता है कि ग्रुप में ये जो हमारे पास शेल्स होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते, पूरे के पूरे ग्रुप में एक ही शेल चलता है। ठीक है,
क्लियर होगी बात? जैसे पहला ग्रुप है तो उसमें एक ही शेल है हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप है तो उसमें अगेन लिथियम और हीलियम के लिए, दोनों के लिए एक ही शेल है। तो उसमें क्या होता है कि शेल इंक्रीज नहीं होते। अगर शेल इंक्रीज नहीं होते तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो मैं यहाँ पे ग्रुप में जब जा रही हूँ तो हर एक एलिमेंट का ये शेल बन रहा है, चाहे वो पहला एलिमेंट हो ग्रुप का या आखिरी एलिमेंट हो, है ना। और अगर मैं ग्रुप में यू जा रही हूँ तो पहले का पहला शेल बन रहा है, दूसरे के शायद 4 शेल बन रहे हो। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है उसका होल्ड किस पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो आखिरी लेयर है, आखिरी शेल है, वो इतना दूर है कि उस पे न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा नहीं है, होल्ड उसका कम है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। जबकि उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हरगिज आसान नहीं होगा, उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर हो गई बात? तो अगेन सेम बात आ गई, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगी। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ऐसा मेटल्स के साथ नहीं होता, ऐसा सिर्फ नॉन मेटल्स के साथ होता है, नॉन मेटल्स के साथ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नॉन मेटल्स के केस में नहीं होता, ये सिर्फ हम मेटल्स के लिए ये कंडीशंस है, ठीक है। नॉन मेटल्स के लिए ऑब्वियसली उनकी अलग प्रॉपर्टीज है, तो उनके ट्रेंड्स भी अलग होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काउंट हो रही है तो नॉन मेटल्स में क्या काउंट होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उनमें होती ही नहीं है, तो इसलिए उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि डोनेट करने की ताकत, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत, रिमूव करने की ताकत, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम है उस ताकत का कि वो ले सके इलेक्ट्रॉन किसी और से। ठीक है जी, यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। तो ये थे मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्टिविटी, के उनकी रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है। कुछ जो एलिमेंट्स है मेटल्स वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनियम जैसे कुछ नंबर्स में ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि इनर्ट होते हैं, यानी लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको रिएक्शन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।